वंचित थी इसलिए जीता, वरना कैसा जीतता। 30 साल लग गए। ईदगाह में जब देखा जनाब को, बाजू खड़े थे स्टेज के ऊपर और उनके लगवे भगवे आजू बाजू खड़े थे। बोले साहब सलाम वालेकुम बोलो, तो मैंने सलाम 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 सलाम। मैं सोचा वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो न जाने कौन सी जमात में जाके आ गए। बोले मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। अगर मैं वीडियो नहीं देखता, अगर सिर्फ सुना होता तो मुझे ऐसा लगा होता कि कौन मौलवी ये बता रहा है 5 वक्त की नमाज पढ़ो। सिर्फ यहीं पे नहीं रुके हो, नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के बाहर निकल रहे हैं तो बाहर लोग खड़े रहते हैं, तो क्या करना, वो सब ठीक हो जाता है। अब जिस दिन मेरे सामने आ जाएंगे मैं लाहौर करूंगा, फूक दूंगा। एक साहब तो सिर्फ झोली फैलाए शहर में घूम रहे हैं। भाई साहब जितने मशीन में पढ़ते हैं उतने ही है थिएटर के जैसा मामला नहीं है। हाथ में है 4 टिकट, टिकट का रेट है 20, इसका है 40। ऐसा नहीं, इंडियन में अगर 200 पढ़े रहेंगे तो 200 नहीं तो बाहर आके हो जाएंगे 250 250 किए जाते हैं। लोकसभा में आते बोल रहे, MP बनते बोल रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंग्रेजी में लिख के बता देगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी यादें मेरे जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। स्कूल में पढ़ा, थोड़ी देर के बाद छावनी में राज होटल पे आके वक्त बिताता था। बहुत सारे दोस्त छावनी के थे, बहुत सारी यादें जुड़ी हुई है। बहुत सालों के बाद यहाँ पे आज जब बैठा हुआ हूँ मैं, तो वो मंजर, वो यादें ताजा हो रही है। 2014 में दोस्तों मैंने एक बात कही थी। लोग मुझसे पूछते थे कि आप MLA का इलेक्शन लड़ रहे, पूना में रहते थे, आप औरंगाबाद आए, कैसे जीत सकेंगे? तो मैं उस वक्त एक शेर कहा करता था, जो हर तकरीर में ये मैं दोहराता था, उसे आज दोहरा रहा हूँ। मंजिल मिले ना मिले ये मुकद्दर की बात है, पर हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। 2014 में हमने कोशिश की, अल्हम्दुलिल्लाह MLA बन गए। 2019 के अंदर हर शाम चौराहों पर, चबूतरों पर, होटलों पर ये चर्चा होती थी, यार अब MP भी बनने का बोल रहा है। MLA तो समझ में आता है कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, MP की कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब 21 लाख 22 लाख, हजारों गांव, हजारों पोलिंग बूथ, 6 असेंबली की कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर मिलाते हैं तो एक पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। और आपको 2019 का वो वक्त याद होगा जब महज 22 दिन पहले इलेक्शन लड़ने का फैसला लिया गया था, जब असदुद्दीन अवैसी साहब ने कहा था इंडिया जलील इलेक्शन लड़ेगा। अब जैसे ही लड़ने का ऐलान हुआ था
तो बहुत सारे अफसरों में यही कुछ लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था, यार ये सेटिंग है बॉस, कुछ लेन देन हो गया बॉस, कहां से जीत के आएगा भाई इस दिन पहले। और आमतौर से वो सियासतदान जो इतने सालों से कड़क सफेद खादी का पैंट, खादी की शर्ट पहन के शहर में घूमते रहते थे, कॉर्पोरेटर नहीं बने, और ये बंदा पूना से आता है एमएलए बन गया, दूसरे टर्म में बोल रहा एमपी बनना है, एमपी बन गया। लोग मुझसे पूछते हैं कैसे मुमकिन होता है, मैं उन्हें जवाब देता हूँ अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो अल्लाह रास्ते खुद बनाता है। और यकीनन आप जब खुद ये महसूस किया होगा कि बहुत सारे लोग कहते थे ये मुमकिन ही नहीं, लेकिन आज आप देख रहे हैं ये इलेक्शन और पिछले इलेक्शन के अंदर फर्क क्या है। 2019 के अंदर जब मैं गांव में जाता था तो लोग मुझे पहचानते नहीं थे, लोग मेरे नाम के बारे में भाषण चल रहा गांव में पूछते थे कि आपका पूरा नाम क्या है। 2024 के अंदर ये फर्क आया है, अगर किसी गांव के अंदर मेरे 3 बजे की सभा है और मैं किसी वजह से 5 बजे वहां पर जा रहा हूं तो 2 घंटे सड़क के ऊपर मेरा मराठा भाई, धनगर भाई, मुसलमान दलित रास्ते के ऊपर रुके हैं कि मेरा भाई क्या जमीन आ गया। ये परिवर्तन हुआ है, ये बदलाव हुआ है, अब किसकी वजह से हुआ है? इन्होंने 10 सालों के अंदर देखा कि जब इस शख्स के पास जाओ, इनके पार्टी के किसी नुमाइंदे के पास जाओ तो ये पूछते नहीं है कि तुम्हारी जात क्या है, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम्हारा मजहब क्या है। लोग मुझसे पूछते हैं कि 5 साल के अंदर इम्तियाज जलील ये बताओ कि तुमने क्या काम किए हैं। और इंडिया रेडियो का एक रिपोर्टर मेरे पास आया और उसने मुझसे सवाल किया कि आपको 2 मिनट के अंदर ये बताना है कि आपने 5 साल में क्या काम किए हैं। मैंने कहा 2 मिनट बहुत ज्यादा हो जाता है, मैं तुझे 20 सेकंड के अंदर बताता हूँ। और मैंने उस रिपोर्टर को ये बताया कि मेरे शहर की कभी पहचान जो थी वो दंगों के लिए की जाती थी, छोटी छोटी बातों के ऊपर जाति का, धर्म का मुद्दा उठाया जाता था। तो मैंने उसको जवाब दिया कि 5 सालों के अंदर इम्तियाज जलील का सबसे बड़ा काम कोई है तो वो ये काम है कि जाति, धर्म और मजहब की जो बड़ी बड़ी दीवारें खड़ी की गई थी उन दीवारों को गिराने का काम इम्तियाज जलील ने किया है कि आज तमाम जाति, धर्म और मजहब के लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं। आप फॉर्म भरते वक्त जब आए होंगे तो आपने देखा होगा हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त तो हरे रंग से है, लेकिन उस जुलूस के अंदर हरा भी था, नीला भी था, पीला भी था और भगवा भी था। अब भगवा रंग देखकर खैरुद्दीन मामू परेशान, ये तो मेरा है, ये तेरा कब से हो गया। मैंने कहा कि सब रंग मेरे हैं क्योंकि जो तिरंगे का रंग है वो रंग मेरा है। कैसे कैसे वक्त से गुजर रहे हैं, आज कैसी कैसी साजिशें हो रही है। इम्तियाज जलील को गिराना है और कौन कर रहा है साजिशें? जो 2014 में थे वही 2019 में थे और वही 2024 में। कहना क्या है? नहीं आता, आता ही नहीं। कैसा आता? 2019 में बोलते थे यार ये वोट बढ़ गए ना, उसने भाई 2,50,000 ले लिया, इसलिए जीता, वंचित थी इसलिए जीता, वरना कैसा जीतता। मैं उन्हें जवाब ये देता हूँ असर के वक्त में तो रमजान और मुबारक के उस महीने में असर के वक्त में 5,000 वोट से तो इम्तियाज पीछे चल रहा था। शहर में जश्न मनाना शुरू हो गया था, गुलाल फेंका जा रहा था कि अब हारने वाला है। बाद में लोग मुझसे पूछे कि तुम जीते कैसा, असल में तो हार रहे थे। मैंने कहा ऊपर वाले ने फरिश्ते भेजा था और हमारे
मेरा वो जीत हासिल हो गई। लेकिन आज भी कई ऐसे लोग हैं जो मेरी शख्सियत को बिगाड़ने के लिए रोज महफिलें सजा रहे हैं, और ये वो लोग हैं जिनके खुद के किरदार अच्छी तरह से मरम्मत मांग रहे हैं। आज कैसे कैसे लोग आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसा डॉक्टर साहब ने अभी बताया, जिस शख्स ने आपको जिंदगी भर ये कहा है कि तुम गिरवा साफ हो, आज 30 साल के बाद उसे ये एहसास तुम इम्तियाज जलील ने दिलाया कि हम रमजान ईद मनाते हैं, तो मुसलमानों को भी तुम्हें मुबारकबाद देने आना पड़ेगा, क्योंकि इम्तियाज जलील छत्रपति शिवाजी जयंती मनाता है। मैं हर त्योहार के अंदर जाकर उन्हें मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये मेरे तहजीब है मुल्क की। ये तुम्हारा त्योहार है, लेकिन मैं तुम्हें मुबारकबाद देने के लिए जरूर आऊंगा। 30 साल लग गए। ईदगाह में जब देखा जनाब को, बाजू खड़े थे स्टेज के ऊपर और उनके लगवे भगवे आजू बाजू खड़े थे, बोले साहब सलाम वालेकुम बोलो, तो कहने साहब सलाम 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 सलाम। मैं सोचा वहीं पे खत्म हो जाएगा, तो न जाने कौन सी जमात पे जाके आ गए। बोले मुसलमानों 5 वक्त की नमाज पढ़ा करो। अगर मैं वीडियो नहीं देखता, अगर सिर्फ सुना होता तो मुझे ऐसा लगा होता कि कौन मौलवी ये बता रहा है 5 वक्त की नमाज पढ़ो। और फिर यहीं पे नहीं रुके, नमाज पढ़ने के बाद जब मस्जिद के बाहर निकल रहे हैं तो बाहर लोग खड़े रहते हैं, तो ये सब ठीक हो जाता है। अब जिस दिन मेरे सामने आ जाएंगे मैं लाहौर करूंगा और फूक दूंगा। एहसास नहीं हुआ था कि ये खौफ रहती है, कभी एहसास नहीं हुआ था, कभी एहसास नहीं हुआ था कि मैंने भी जाना ईद के मौके के ऊपर मैंने मुबारकबाद देना। मैं देता हूँ आपको दिवाली के मौके पे, दशहरे के मौके के ऊपर, गणपति के मौके के ऊपर, क्योंकि आपका ये त्योहार है, हम उसका आदर करते हैं। लेकिन इलेक्शन आया, अब तो ये हो गई, मैं ग्रामीण इलाके के अंदर जुमे की नमाज पढ़ रहा था, मेरी नजर इधर उधर दौड़ रही थी कि मामू टोपी पहन के नमाज न पढ़ने के लिए आ रहे थे। ऐसी ऐसी सियासत जाकर करने पर मजबूर हो जाती है। एक साहब तो सिर्फ झोली फैलाए शहर में घूम रहे हैं। भाई साहब जितने मशीन में पढ़ते हैं उतने ही है थिएटर के जैसा मामला नहीं है कि हाथ में है 4 टिकट, टिकट का रेट है 20, रेट का है 40। ऐसा नहीं, ईवीएम में अगर 200 पड़े रहेंगे तो 200 नहीं तो बाहर आके हो जाएंगे 250 250 किए जाते हैं। लोकसभा में आते बोल रहे, एमपी बनते बोल रहे, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अंग्रेजी में लिख के बता देगा मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। मजाक बनाए हैं, मजाक नहीं बनाए हैं। चंद टुकड़े फेंके गए हैं तुम्हारे पास और तुम्हें ये कहा गया है कि महाराष्ट्र का इकलौता एक मुसलमान एमपी को कैसे गिराना है। और सिर्फ महाराष्ट्र का नहीं, गुजरात में एक भी नहीं है आपका एमपी, कर्नाटक में नहीं है, मध्य प्रदेश में नहीं है, झारखंड में नहीं है, दिल्ली में नहीं है, गोवा में नहीं है। और अब इस बार 10 ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको टिकट ही नहीं दिया गया। यानी कि इंशाअल्लाह 2024 में 10 राज्यों के मुसलमानों की, दलितों की रहनुमाई अगर कोई करेगा तो इम्तियाज जलील
के बंगले के ऊपर बुलाते हैं, आप शीरखुरमा पीने के लिए शीरखुरमे के बहाने बुलाया जाता है। और क्या बोले, मोदी को वहां पे हराना है, कमजोर करना है, तो यहाँ पे इम्तियाज जलील को हराना बहुत जरूरी है। चंद्रकांत खैरे को वोट देना पड़ेगा हमारे को, ये मुल्क का बहुत अहम मसला है करके। अबे चिल्लरों, तुम्हारे घर की बीवी बच्चे तुम्हारा सुनने वाले नहीं है, तुम बाहर के लोगों से मांग रहे हो। तुम्हारे घर वाले तुम्हारा सुनने वाले नहीं है, जाके करते हो खैरे को वोट डाल दे। और तुम्हारे बारे में भी बोल रहा हूँ, तुम जाएंगे ये सोचकर खैरे ढूंढेंगे कहाँ पर, और उंगली खुद ब खुद पतंग के ऊपर जाएगी। कहाँ से आते हैं ये लोग, इतने ज्ञानी लोग कहाँ से पैदा हुए? अरे 48 सीटें हैं ना, 47 तुम जीत के बताओ, 47 जीत के बताओ तुम। और तुम क्या, अमित शाह यहाँ पे जब आया था तो क्या बोला था, हम महाराष्ट्र में 45 सीटें जीतने वाले हैं 48 में से। तो बोला नहीं छोड़ा था तुम्हें, तुझे भी मालूम है ना, कुछ भी कर ले, यहाँ अपनी दाल करने वाली नहीं है। तो इनको कहना हूँ मैं, 47 तुम जीतो, और 47 के 47 अगर ये कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना वाले अगर आगे, और जिस दिन अगर तुम्हारे खिलाफ कोई कानून अगर आया तो सबसे पहले खड़े रहकर अगर नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर कोई ललकारेगा तो मेरा शायद बैरिस्टर असदुद्दीन भाइयों, मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी इंतजार करने के लिए आ रहा हूँ कि 13 तारीख के दिन बहुत जिम्मेदारी के साथ आप लोगों को ये इलेक्शन के अंदर जाना है। मैं आपको इतना यकीन दिलाता हूँ कि 13 तारीख का एक दिन आप मुझे दे दीजिएगा, मैं इंशाअल्लाह 4 जून को ये यकीन के साथ बताता हूँ कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा जश्न अगर कहीं मनाया जाएगा तो इंशाअल्लाह औरंगाबाद की बड़ा कीमती है, अपने वोट का इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह 10 राज्यों के अंदर आपका भाई इम्तियाज जलील के साथ सीट सोना करके चलना, जो एक मेरा भाई पार्लियामेंट के अंदर मैंने भी